आज हम पढ़ाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश की बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। हिंदी में अलंकार कहेंगे और अंग्रेजी में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इसको ये जो फार्मूला लिखा है मैंने शैम्पू, ये लगाने वाला शैम्पू नहीं है, ये इसका बेहद महत्वपूर्ण फार्मूला है जो मैंने ही बनाया है। याद करने का फार्मूला SHAMPOO शैम्पू। शैम्पू से हमें सातों फिगर्स ऑफ स्पीच याद हो जाते, क्योंकि ये नाम ही ऐसा, शैम्पू हर एक की जबान पे होता है, सिर में लगाने वाला शैम्पू। तो S से सिमली, H से हाइपरबोल, M से मेटाफर, A से एपिस्ट्रॉफी, P से है पर्सोनिफिकेशन, O से ऑक्सीमोरन और O से ओनोमेटोपिया। तो इसका जरा उच्चारण भी ध्यान रखना पड़ता है। ओनोमेटोपिया, ये इसका सही उच्चारण है। तो ये सात होते हैं, सातों को याद करने के लिए मैंने ये फार्मूला बनाया है शैम्पू, और इसके क्रम में मैंने ये लिखा है, जबकि इसके क्रम में ये होते नहीं है, लेकिन इसके क्रम में याद रखने के लिए मैंने ये सातों का एक फार्मूला बना दिया। अब आसानी से याद रखा जा सकता है कि ये सात प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सिमली, SIMILE, सिमली। उपमा अलंकार इसको हिंदी में कहते हैं। अब सिमली में इसमें भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कम से कम एक बिंदु समान हो। जिसमें एक बिंदु समान हो, तुलना करने वाले शब्द जैसे लाइक है, लाइक माने तरह, एज माने भी तरह होता है, सो माने भी तरह होता है। तो इन शब्दों का जिसमें प्रयोग होता है, यानी उपमा दी जाती है, और उपमा जो उपमा के शब्द हैं, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, इनका हमेशा उपयोग किया जाता है। सिमली, इन सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। विशेष बात क्या है, लेकिन आप एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच, दो चीजों के बीच, दो वस्तुओं के बीच जिनकी जाति एक है, उनकी तुलना नहीं कर सकते। यानी एक स्त्री की तुलना अगर हेमा मालिनी से की जाए, किसी भी साधारण स्त्री की तुलना, या साधारण ना भी हो, दो स्त्रियों की आपस में तुलना नहीं हो सकती, वो सिमली नहीं होगा, क्योंकि एक ही जाति के हैं दोनों, तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती। आदमी आदमी की तुलना नहीं हो सकती, फादर सन की तुलना नहीं हो सकती, बाप बेटे की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों एक ही जाति के। किसी वस्तु से की जा सकती है कि जैसे शी लुक्स लाइक ए मून, शी लुक्स लाइक ए मून, मून से तुलना की जा सकती है, यानी वो चंद्रमा के समान लगती है, चंद्रमा जैसी लगती है, चंद्रा जैसी लगती है, इस प्रकार से तुलना की जा सकती है। अब देखें इसका उदाहरण, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, मैं बादल की तरह घूमता रहा अकेला, मैं अकेला बादल की तरह घूमता रहा। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। तो इसमें लाइक का प्रयोग किया गया है, इसमें एज का प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही सिमली है, क्योंकि इन दोनों की तुलना अलग अलग वस्तुओं से की गई है, इसीलिए। तो जैसे आई वॉन्डर, अपनी तुलना कैसे की है कवि ने, बादल से, और जीवन की तुलना की गई है स्वप्न से। तो ये सिमली है। अब दूसरा है मेटाफर। मेटाफर अलंकार है जिसको हिंदी में रूपक कहते हैं। मेटाफर को रूपक कहते हैं। इसमें रूपक एक गुप्त उपमा है, गुप्त इम्प्लाइड सिमली, उपमा है लेकिन गुप्त,
क्योंकि लाइक, एज, सो ऐसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, छुपे रहते हैं। उपमा तो दी जाती है और होता भी बिल्कुल सिमली जैसा ही है, लेकिन लाइक, एज, सो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, सीधे होता है लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। इसमें लाइक, एज, सो किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है। रूपक एक गुप्त उपमा है। इसमें भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, परंतु तुलना करने के शब्दों जैसे लाइक, एज, सो का प्रयोग नहीं होता। इंग्लिश में मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड without the words of comparison. Life is a dream. Life is not a bed of roses. Life is not a bed of roses. ये यदि इसी में लाइक लग जाता तो ये उपमा हो जाता, अर्थात सिमली हो जाता। The camel is the ship of the desert. ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये मेटाफर हुआ। इसमें लाइक, एज, सो किसी भी कंपैरिजन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल नहीं होता है मेटाफर में, और सिमिली में होता है। पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है कि हम इस अलंकार के द्वारा हम निर्जीव वस्तुओं को भी बुद्धि तथा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं। इनको इवन निर्जीव चीजों को भी सजीव बना देते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, बाय दिस वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इवन इनएनिमेट थिंग्स। इस प्रकार के अलंकार को मानवीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। लव इज ब्लाइंड, अब लव तो कोई आदमी तो है ही नहीं कि जो अंधा हो जाएगा। इसका अर्थ है प्यार अंधा होता है। प्यार तो अंधा हो ही नहीं सकता, प्यार कोई आदमी थोड़ी ही जो अंधा हो जाएगा। तो प्यार का यानी लव का मानवीकरण कर दिया गया अंधा करने से। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी माने अवसर। अवसर आपका दरवाजा केवल एक बार खटखटाता है, बस, उसके बाद नहीं। यदि कोई अवसर को पकड़ लेता है तो आगे बढ़ जाता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट वंस। तो ये उसका उदाहरण, निर्जीव चीजों को भी बुद्धि प्रदान करके तो मानवीकरण कर दिया जाता है उसका। इसको कहते हैं मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। इसका उदाहरण था लव इज ब्लाइंड, लव इज डेफ भी इसका उदाहरण हो सकता है। प्यार बहरा होता है। अब देखें अगला, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी की पहचान होती है। यदि छांटने को आते हैं, कुछ क्लासेज में छांटने को आते हैं ये, तो इस संबोधन से पहचान सकते हैं। ये संबोधन अलंकार कहलाता है। संबोधन से हम इसको पहचान सकते हैं। An apostrophe is a direct address to a dead, to the absent, or to a personified object or idea. अर्थात संबोधन अलंकार में मृत, अनुपस्थित अथवा मानवीय गुण वाली वस्तु एवं विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है, और ये चिन्ह इसकी पहचान है। अब इसका उदाहरण ले, फ्रेंडली। Thy name is woman। फ्रेंडली कहते हैं कमजोर को, अबला। तेरा नाम ही औरत है। अबला, तेरा ही नाम औरत है, यानी जिसमें बल ना हो। अबला, कमजोर। ओ लाइफ, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर। आई नो नॉट व्हाट दाउ आर। तो इसमें क्या है? मैं नहीं जानता जीवन तू क्या है। मैं जानता नहीं कि जीवन तू आखिर है क्या। तो ये इसमें चिन्ह लगे हुए हैं, और इन चिन्हों से इसकी पहचान की जाती है एपोस्ट्रॉफी की। ये मैंने अभी इसकी परिभाषा बताई इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब अगला है ऑक्सीमोरन।
ऑक्सीमोरन विरोधाभास को कहते हैं। ऑक्सीमोरन विरोधाभास को कहते हैं, यानी दो विरोधी शब्द एक ही चीज के लिए आए, एक ही जगह पर आए। बल्कि जैसे इन दिस टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। इसमें एक ही चीज के दो विरोधी गुण एक साथ कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, विरोधाभासी शब्द है। कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है, इसका मतलब ये कि दोनों विरोधाभासी हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। यह एक खुला रहस्य है। ओपन भी है तो सीक्रेट कैसे हो गया? सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो गया? ये एक खुला रहस्य है, यानी सबके सामने। तो ये आपस में विरोधाभासी शब्द हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीमोरन अलंकार है, विरोधाभासी अलंकार। अब अगला लेते हैं अलंकार हम, हाइपरबोल। इसमें हमेशा अतिशयोक्ति की जाती है। अतिशयोक्ति, कुछ का कुछ कहा जाता है बढ़ा चढ़ाकर। जैसे इन दिस टू थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। असल में नहीं है वो ऐसा, लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाता है। इसमें वस्तुओं की वास्तविक दशा से घटाकर या बढ़ाकर अधिक अच्छा या खराब बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। युद्ध में खून की नदियां बह गईं। युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो ये कैसा अलंकार है? हाइपरबोल। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। जब अतिशयोक्ति में हम कोई चीज कहते हैं, कवि लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, पोएट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति उसमें अक्सर हो जाती है। ओनोमेटोपिया ये अंतिम है और ये ध्वनि के आधार पर बनाया गया है। किसी भी चीज में से जब ध्वनि निकलती है, जैसे पक्षियों की चहचहाहट है, पानी का कल कल करके बहना है, तो ये जो चीजें हैं, पक्षियों की चहचहाहट, नदी नालों समुद्र की गूंज, तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की खनखनाहट, तो ये इस प्रकार की चीजें जो होती हैं वो ओनोमेटोपिया में आती हैं। इसकी परिभाषा ये है, बाय दिस द साउंड ऑफ द वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट और टू इको द सेंस। फिर से सुनिए, बाय दिस द साउंड ऑफ द वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट और इको द सेंस। इसके द्वारा, शब्दों की ध्वनि द्वारा या प्रतिध्वनि उत्पन्न करके अर्थ का आभास कराया जाता है। ध्वनि या प्रतिध्वनि, इको। इको जो हमारी आवाज, जब हम बोलते कुएं में तो आवाज आती है ध्वनि की, इको उसको कहते हैं। तो अब इसमें क्या है, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। मैंने सुना पानी की कलकल की ध्वनि। तो कलकल की ध्वनि जो है, वाटर लैपिंग, लैपिंग, कलकल की ध्वनि पानी की। तो ये यहाँ पर ध्वन्यात्मक, इसको हिंदी में कहते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। आई बेबल ऑन द पेबल्स। तो बेबल माने क्या होता है? कल कल की ध्वनि। बेबल माने भी यही ध्वनि का नाम है। ऑन द पेबल्स, पत्थरों पर। तो ये पक्षियों की चहचहाहट, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाहट, नदी नालों और समुद्र की गूंज, तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की खनखनाहट, ये सब ओनोमेटोपिया में आती हैं, ध्वन्यात्मक अलंकार में। थैंक यू वेरी मच।